गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में, ठीक है? उस बेसिक बायोलॉजी चल रहा था अभी उसमें, और उसमें हम लोग पढ़ लिए थे लाइसोसोम तक पढ़ाई हो गया था, है ना? अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं? अभी तक हम लोग पढ़े हुए थे सेल पढ़े हुए थे, ठीक है? सेल का क्या क्या पार्ट होता है वो देखे हुए थे, लिखे हुए? पहले क्लास किए हो? पहले क्लास किए ऑनलाइन? तो सेल पढ़े हुए थे, ठीक है? सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ वो हम लोग देखे थे। सेल के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, वो पढ़ लिए थे, ठीक है ना? प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखे हुए थे। उसमें पढ़े थे कि बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी सेल कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और केवल बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। उसके बाद पढ़े थे कि सेल जो होता है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पार्ट में देखे हुए थे कि प्लांट सेल जो होता है उसमें ये दो वाल होता है, और एनिमल सेल जो होता है उसमें एक ही वाल होता है, ठीक है? मतलब वाल बोल दो या फिर मेम्ब्रेन बोल दो। तो यहाँ पर जो प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है इसमें अपर वाला जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल वाल। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में एक ही है जिसको कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद हम पढ़े थे कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, सब पिछले क्लास में हो चुका था, उसके बाद देख लेना नहीं देखे तो। उसने बताया था कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वाल को छोड़कर बाकी जो भी चीजें बचती हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर बाकी जो भी चीजें बचती हैं उनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ फ्लूइड होते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और एक होता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन सा आता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, मतलब दो को छोड़कर, दो कौन कौन था, राइबोसोम और सेंट्रियोल। राइबोसोम और सेंट्रियोल को छोड़कर बाकी सब है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और ये दोनों होते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या होता है कि उनमें मेम्ब्रेन पाया जाता है और इन दोनों में, राइबोसोम सेंट्रियोल में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे। और इसमें हम देखे हुए थे कि जो लाइसोसोम होता है उसके बारे में देखे थे, लाइसोसोम का काम क्या होता है, उसमें कैसे एंजाइम होते हैं और ये सब। अब इसी में नेक्स्ट देखा जाएगा सेकेंड जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में। तो इसमें बात कर लेते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसमें बात कर लेते हैं सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है ये दिया था बेंडा ने। तो पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ये शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसने दिया? तो ये दिया था बेंडा ने दिया था, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया बताओ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? तो आंसर है नहीं पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और बताया थे कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो केवल और केवल प्रो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ये केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड बात क्या हुआ कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है, बॉडी में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। बॉडी में जो एनर्जी है वो स्टोर एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। इसी फॉर्म में जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है, एंड दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है और जो प्लास्टिड है, यही दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर की
राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। देखो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो डीएनए होता है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस है इसके अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बना होता है किसका, डीएनए का। तो न्यूक्लियस को अगर छोड़ दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दो जगहों पर भी डीएनए पाया जाता है। तो ये लिख सकते हैं इट ऑल्सो कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम। तो इसमें डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। डीएनए क्या होता है इसके बारे में विस्तार से लगे, नाम तो सुनिए होगा डीएनए का, फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और राइबोसोम के बारे में अभी हम देखेंगे। डीएनए के बारे में पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th में, जेनेटिक्स का सेकेंड चैप्टर है, उसमें केवल डीएनए के बारे में ही पढ़ना है। तो ये बात था, बेसिक बात था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं। देखो ये बेसिक बात है, जितना की बात पता होना चाहिए एज बायोलॉजी स्टूडेंट एंड एज क्लास 12th स्टूडेंट, क्योंकि ये सब आपको यूज में आ सकता है कहीं कहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम, क्योंकि इसका भी जिक्र बार बार आने वाला है। तो राइबोसोम जो होता है इसका डिस्कवरी किया था पैलाडे ने। ठीक है, राइबोसोम का डिस्कवरी किसने किया, तो इसका डिस्कवरी करने का काम किया था पैलाडे। पैलाडे ने डिस्कवरी किया था राइबोसोम का। सेकेंड चीज, राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। अच्छा ये बना होता है किसका, तो ये कंसिस्ट ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, बना होता है किसका, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और इसलिए इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इसलिए इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबोसोम जो है डिस्कवरी किया पैलाडे। राइबोसोम खुद बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से मिलकर बन गया है शब्द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है यह स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, उनमें से सबसे छोटा कौन होता है, राइबोसोम होता है। तो लिखेंगे इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, यह सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट, राइबोसोम जो है यह मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, और इसलिए यह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है। मतलब क्या लिखेंगे कि इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, and so present in prokaryotes, so present in prokaryotes as well as eukaryotes। तो इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल एंड सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ठीक है, तो क्या क्या बात हुआ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जितना आपको पता होना चाहिए कि इसका डिस्कवरी कौन किया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहता है, और बॉडी में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा इसमें डीएनए और राइबोसोम भी होता है। अब डीएनए के बारे में तो विस्तार से बात होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें चैप्टर आएगा पूरा डीएनए के बारे में। राइबोसोम के बारे में तो सब देख लेना, क्योंकि ये बीच में चैप्टर के बीच में नहीं आएगा, ये 11th क्लास में पढ़ना था सेल चैप्टर में। तो राइबोसोम के बारे में क्या क्या बातें हैं, पहली बात डिस्कवरी किसने किया, तो पैलाडे ने किया। राइबोसोम बना होता है किसका, आरएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है ना। और इस आरएनए को आरएनए कहा जाता है। आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, वो भी देखने को मिलेगा आगे क्लास 12th में ही, ठीक है ना। तो आरएनए मतलब क्या हुआ, राइबोसोमल, क्योंकि इससे राइबोसोम बना हुआ है इसलिए यहाँ पर आर लग गया। इस आर का मतलब क्या है, राइबोसोमल आरएनए, है ना। राइबोसोम आरएनए 3 टाइप का होता है, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। तो यहाँ पर होता है आर आरएनए, अभी सब भूल जाओ। अभी तो याद रखना है कि यहाँ पर जो आरएनए है उसको बोलते हैं आर आरएनए। तो आर आरएनए और प्रोटीन का ये बना होता है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात है कि ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, और इस मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। तो ये बात है।
अब इसको याद रखना है। उसको तुमको नोट्स मिल जाएगा ना, टेलीग्राम पर हो। अच्छा ठीक, लिख लो। ठीक है, इसको लिख लेना है। देखो आरएनए क्या है, तो आरएनए केवल शब्द है। आर मतलब राइबोसोमल, आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि आरएनए जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, उसमें से है आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, चलो तो राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे थे। राइबोसोम जो होता है उसके बारे में अभी तक क्या क्या देखे, अभी तक देखे थे कि राइबोसोम जो है यह स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन लेस होता है और बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस राइबोसोम टॉपिक में है वो है राइबोसोम का टाइप, है ना। राइबोसोम कितने टाइप का होता है? देखो राइबोसोम जो होता है ये खुद 2 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं 70S और एक को बोलते हैं 80S राइबोसोम। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S। अब बात ये 70S और 80S क्या होता है। देखो, तो इसमें ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं है, बस समझना है कि इसका क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है। तो किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। मान लो हम लंबाई को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। मान लो हम टाइम को मेजर कर रहे हैं, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ठीक है ना, मिनट, आवर, इस तरह से। तो वैसे ही जो राइबोसोम है उसकी भी डेंसिटी को जब मेजर करते हैं तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, और उसी को एस लिखा जाता है। तो इस एस को मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, और इसी को जो है एस से लिखते हैं। अब ये 70S 80S मतलब कि ये डेंसिटी के आधार पर, जिसका डेंसिटी कम होता है वो हो गया 70S, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसको बोल देंगे 80S राइबोसोम। अब देखो 70S राइबोसोम जो है ये खुद बना होता है 2 सब यूनिट का, मतलब 2 राइबोसोम के यूनिट मिलते हैं तब एक 70S बनता है। सिमिलरली 2 मिलते हैं तब एक 80S बनता है। बात है वो दोनों कौन कौन से होते हैं, तो ये बना होता है कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है कंसिस्ट ऑफ 50S, 50S प्लस 30S, 50S प्लस 30S सब यूनिट का ये बना होता है 30S सब यूनिट। 80S 60S प्लस 40S का कंसिस्ट ऑफ 60S प्लस 40S सब यूनिट। देखो ऐसा क्यों है, अभी हम देखा जाए तो 50 और 80 तो होना चाहिए 80, 50 और 30 क्या कितना होगा 80 होगा, लेकिन यहाँ पर है 70, क्योंकि जो स्वेडबर्ग यूनिट है जब उसको लिए ऐड करते हैं तो कुछ अलग मेथड होता है जब वो नहीं जानना है। बस इसे समझना है कि 70 राइबोसोम जो होता है यह 2 सब यूनिट बना होता है, एक 50S एक 30S। सिमिलरली यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि 60 और 40 कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था, लेकिन 100 नहीं है, कितना है 80S है। मतलब कि यहाँ पर जो इसका एडिशन हुआ है वो कुछ अलग टाइप से हुआ है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन यहाँ पर नहीं हुआ है।
ठीक है ना। तो याद रखना है कि राइबोसोम जो होता है दो टाइप का होता है, एक 70s राइबोसोम होता है और एक 80s राइबोसोम। बात है कि अब कौन सा राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, उसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहली बात ये बताओ कि राइबोसोम जो है क्या केवल यूकैरियोट्स में होता है कि दोनों में होता है? राइबोसोम केवल यूकैरियोट्स में होता है कि केवल प्रोकैरियोट्स में होता है कि दोनों तरह के सेल में होता है? किसमें होता है? दोनों, दोनों में होता है। क्योंकि राइबोसोम कैसा है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है ना। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल जो होते हैं वो दोनों में होते हैं। देखो लिखवाया था ना कि राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, यहाँ भी लिखवाया थे देखो क्या, इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल एंड सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। मतलब मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है इसलिए ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। अब बात है कि उन दोनों में से किसमें 70s होता है और किसमें 80s होता है। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जो भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें केवल 70s होता है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो होता है केवल 70s राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में केवल 70s राइबोसोम होता है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम परिवर्त पाया कहाँ कहाँ जाता है? इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम इज present on, yes लिखो, राइबोसोम इज present पहला ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस पर पाया जाता है राइबोसोम और ये होता है 80s टाइप का। कहाँ कहाँ पाया जाता है देखो, प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें राइबोसोम हमेशा 70s होगा। यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें राइबोसोम जो होगा वो 70s भी होगा और 80s भी होगा। बात है कहाँ 70s होगा और कहाँ 80s होगा, ये जानना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया कहाँ कहाँ जाता है। जैसे जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, मान लो कि ये सेल हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है इस पर भी राइबोसोम पाया जाता है। तो ये जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का होता है। उसके अलावा बताएं अभी हम कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अभी जब माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे तो वहाँ लिखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक जगह और होता है कहाँ पे, प्लास्टिड में। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये जो दोनों सेल ऑर्गेनेल हैं इनमें होता है 70s राइबोसोम, इनमें होता है 70s राइबोसोम। इसके अलावा ऑन RER, RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक दो टाइप का होता है, एक RER एक ACR, स्मूथ और रफ। तो RER का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये RER है इसमें होता है 80s राइबोसोम। और इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, इसके अलावा पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है यह होता है 80s टाइप का। तो ये सब याद रखना है। ये क्या था, इधर राइबोसोम का टाइप, के राइबोसोम जो होता है वो उसके कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। कौन कौन, 70s और 80s। बात है कि दोनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा। देखो प्रोकैरियोटिक पता होना चाहिए, ये फर्स्ट क्लास में बताए होंगे कि सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक केवल पाया जाता है बैक्टीरिया में, और इसको छोड़कर बाकी सब जगह पाया जाता है यूकैरियोटिक। मतलब कि इंसान हो गया, ह्यूमन बींग, जितना भी एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब्स है, सब में पाया जाता है यूकैरियोटिक, केवल बैक्टीरिया को छोड़कर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, या होता भी है तो डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होता है इसे। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें हमेशा 70s होगा। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम 70s भी हो सकता है, 80s भी। कहाँ 70s होगा और कहाँ 80s होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर 80s होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70s, बाकी सब जगह 80s। ठीक है ना, बस याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में केवल 70s, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड 70s, बाकी सब जगह 80s। अब बात है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम आखिर क्या करता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। जिस तरह से कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जिस तरह से लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये ले देते हैं इसका फंक्शन, फंक्शन इट फॉर्म्स प्रोटीन it forms protein and so also known as protein factory of cell। फंक्शन थोड़ा अलग तरह से कर देते हैं, चलो। ठीक है, ये हो गया सारा बस राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम इंपॉर्टेंट था क्योंकि 12th में भी इसका पूरा यूज आने वाला है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बता दिए हैं इसमें। बाकी जानना उतना ही था, 12th में यूज है, तो ये सब फिलहाल 12th में यूज है, इसलिए इसको बताएं इतना। तो ये रिवाइज कर लो। तो राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किया था, पेलाडे ने किया। बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का। यहाँ पर जो आरएनए है उसको आरआरएनए बोलते हैं ना, आर मतलब राइबोसोमल। यह सबसे छोटा, जितने भी हैं सबसे छोटा उसमें से होता है राइबोसोम। मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसलिए यह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। फिर देखें यहाँ पर राइबोसोम जो होता है इसका दो टाइप होता है, 70S होता है और 80S होता है। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 80S के अलावा 70S भी पाया जाता है। बात है कहाँ 80S होता है और कहाँ 70S होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर 80S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में 70S होता है, आरईआर पर 80S होता है, साइटोप्लाज्म में भी 80S होता है। तो ये था राइबोसोम के बारे में। अब पढ़ा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। कितना नंबर था वो, 2 नंबर था ना, 2 था कि 3, 3 होगा ना, 3। 3 होगा ये, क्योंकि फर्स्ट था लाइसोसोम जो पिछले क्लास में हुआ था, थर्ड ये था राइबोसोम, फोर्थ। तो अब देख लेते हैं ईआर के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह मेम्ब्रेन बाउंड है, को छोड़कर दो कौन कौन था, राइबोसोम सेंट्रियोल, बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो वह केवल यूकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। तो ईआर जो होता है इंडोप्लाज्मिक में, ये होता है क्या है कि सेल के अंदर, मान लो कोई सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल होगा, मतलब न्यूक्लियस भी होगा इसमें, यूकैरियोटिक सेल होगा, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ ट्यूब्स होते हैं जो कि ऐसे रेटिकुलेट स्ट्रक्चर के फॉर्म में जाली की तरह ऐसे फैले रहते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब होता है जाल, ऐसे जाल की तरफ फैले होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो इसका डिस्कवरी करने का काम किया था पोर्टर ने, साइंटिस्ट नाम था पोर्टर, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट बात, जो ई आर होता है यह दो टाइप का होता है, शॉर्ट में इसको ई आर बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ई.आर, ई आर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह होता है दो टाइप का, एक होता है एस.ई.आर और एक होता है आर.ई.आर। अभी देखो आर.ई.आर का भी जिक्र आया था ना, लिखवा थे यहाँ पे कि आर.ई.आर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर.ई.आर, और इस पर कौन सा राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है। तो बात है कि यह क्यों रफ कहलाता है, देखो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ACR होता है स्मूथ, ये स्मूथ क्यों कहलाता है? क्योंकि ये मान लो कि हो गया ER रेटिकुलम, इसके ऊपर अगर कुछ नहीं पाया जाता है तो स्मूथ होता है, ये मुलायम होता है और इसको बोलते हैं स्मूथ रेटिकुलम। और अगर ये ER है और इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये थोड़ा रफ दिखता है। रफ मतलब थोड़ा खुरदरा दिखता है, खुरदरा, रफ। और इसलिए इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो वो स्मूथ होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले बात क्या होता है, कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ दिखता है और उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये क्या है, राइबोसोम। और बताइए कौन सा राइबोसोम है, 70S की 80S? जो यहाँ पर राइबोसोम होता है वो 70S होता है कि 80S होता है? तो 80S होता है। तो यहाँ पर कौन होता है, 80S। 70S जो है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो होता है अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं RER, राइबोसोम अब्सेंट है तो उसको बोलते हैं SCR। बात है कि दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों का काम क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। हालांकि और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना 12th में आपको यूज आने वाला है, जितना पता होना चाहिए। इसका यूज क्या है, तो इसका जो फंक्शन होता है वो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। इसका फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, मतलब ये लिपिड मतलब क्या होता है, फैट होता है। और लिपिड के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताए हुए थे पिछले क्लास में, याद है? बताया था कि लिपिड जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, टेल वाला जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। ये था पिछला क्लास? नहीं आए थे, नहीं आए थे मतलब क्या, ऑनलाइन हुआ था? तो ये जो होता है ये हेड वाला पार्ट होता है और ये जो होता है टेल वाला पार्ट होता है, और ये सब। ठीक है, तो लिपिड सिंथेसिस यहाँ पर होता है SCR में, और प्रोटीन फॉर्मेशन जो है ये होता है RER में। इसको बस याद रखना है कि RER ये SCR क्यों कहलाता है। तो अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन, अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो वो ACR, राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो RER होता है। RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कितने नंबर था वो, 4 नंबर था ना? चलो 5 नंबर। तो अब बात कर लेते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होता है ये केवल और केवल पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। तो क्या लिख देंगे कि इट इज ओनली प्रेजेंट, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अलावा एक जगह और पाया जाता है ये, उसको बोलते हैं यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना एक ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीव है, जिसमें जो कि प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है। देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट करता है कि अगर सनलाइट है तो प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाता है। और एनिमल क्या करता है कि अपना खाना दूसरे से प्राप्त करता है ना, चाहे किसी और प्लांट से, किसी और एनिमल से प्राप्त करता है। यूग्लिना जो है ये दोनों की तरह काम करता है। अगर सनलाइट है तब ये अपना खाना खुद से बनाता है प्लांट की तरह, और अगर सनलाइट नहीं है तो उस केस में ये दूसरे जीव को मार कर भी खाता है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर है, प्लांट का भी एनिमल का भी। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दो अलग अलग ग्रुप का कैरेक्टर पाया जाता है और उनको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। तो मतलब उस तरह से बोल सकते हैं यूग्लिना भी है। तो यूग्लिना जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों की तरह होता है क्योंकि इसमें दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है। तो इसमें इसमें मतलब प्लांट सेल में और यूग्लिना में, इन दो जगहों पर जो है प्लास्टिड पाया जाता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। अब प्लास्टिड जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं ये होते हैं 3 टाइप के, प्लास्टिड के टाइप। इसमें भी बहुत विस्तार, अगर देखा जाए 2 घंटा क्लास खाली प्लास्टिड पर हो जाएगा, लेकिन उतना ही जानना है। अगर पढ़े 11 तो उसके बाद रिवाइज कर लेना उसको, और नहीं जितना बता रहे हो उतना 12 जरूरी है, इसलिए इसको याद रखना है। प्लास्टिड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट,
एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें होता है क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट। बात है पिगमेंट क्या होता है? तो जो भी चीज किसी चीज को कलर देने का काम करता है उसको पिगमेंट कहते हैं। हाँ, तो क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है, इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनका कलर हरा होता है, ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ में। दैट्स वाई लीफ आर ग्रीन इन कलर, जिस कारण से लीफ जो होते हैं ग्रीन होते हैं, है ना। तो पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट क्यों है? क्योंकि वो कलर दे रहा है। जो भी चीज किसी चीज को कलर देता है उसको पिगमेंट कहा जाता है। जैसे कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ब्लड जो होता है वो रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें पिगमेंट है। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड ब्लड जो होता है रेड होता है। वैसे ही स्किन का कलर या आई का कलर या हेयर का कलर अलग अलग क्यों होता है? किसी का स्किन कलर, जैसे मान लो कि साउथ अफ्रीका है तो वेस्ट इंडीज है, तो वहां का लोग जो स्किन होता है वो बहुत डार्क होता है, बहुत काले। जैसे कि अमेरिका है या इंग्लैंड है, वहां के लोग जो होते हैं उनका स्किन बहुत फेयर होता है। इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ पर जो होता है इंटरमीडिएट होता है, ना बहुत गोरा होता है ना बहुत काला होता है। क्योंकि स्किन पर जो होता है एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं मेलानिन। इस तरह से कि क्लोरोफिल पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, उस तरह से मेलानिन भी पिगमेंट है, जो कि स्किन पर जो सेल्स हैं जिनको बोलते हैं मेलेनोसाइट, वह इस पिगमेंट को सिक्रीट करते हैं। जिसके में ये पिगमेंट ज्यादा निकलता है वह डार्क होता है, काला, और जिसके में कम निकलता है वो फेयर होता है, बहुत गोरा। तो सबसे ज्यादा निकलता है वेस्ट इंडीज दक्षिण अफ्रीका के लोगों में, और सबसे कम निकलता है अमेरिका इंग्लैंड के लोगों में। भारत पाकिस्तान में मीडियम निकलता है। वैसे ये निकलने का कारण क्या है? तो दो कारण होता है इसका। एक होता है जेनेटिक फैक्टर कि माता पिता का कलर कैसा है उससे, और सेकेंड हो गया इन्वायरमेंट। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ ये ज़्यादा निकलता है, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर कम निकलेगा। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जो होता है ये मतलब मीडियम होता है, इसलिए मीडियम निकलता है। तो क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। और क्लोरोफिल कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। तो इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू प्लांट, इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स। मतलब ये जो है पौधों को हरा रंग देने का काम करता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल इसमें होता है, और क्लोरोफिल जो होता है इसमें यह ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसमें पिगमेंट होता है। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स कैरोटिनॉइड, इट कंटेन्स कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो होता है इसमें बहुत सारे पिगमेंट आ गए। बहुत सारे पिगमेंट के ग्रुप को बोलते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट। और यह जो भी मतलब ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जो भी कलर प्लांट में होता है वह इनके कारण होता है। मान लो किसी किसी पौधा होता है इसका कि जो पत्ती होता है वो पीला है, येलो कलर का है, या फिर ऑरेंज कलर का है, तो उस तरह का जो भी उसमें कलर है वो सब इनके कारण होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट के कारण। तो क्या लिखेंगे? इम्पार्ट्स, इम्पार्ट्स मतलब होता है देना, गिव। तो इट इम्पार्ट्स येलो, ऑरेंज, रेड कलर टू प्लांट पार्ट्स। ये जो है प्लांट पार्ट को येलो, ऑरेंज, ग्रीन, मतलब ग्रीन को छोड़कर बाकी सब कलर देने का काम करते हैं। रेड ईटीसी, मतलब जो भी कलर है ग्रीन को छोड़कर पौधे में, वो इसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है। तो डज नॉट हैज इट डज नॉट हैज एनी पिगमेंट। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो मतलब ये कलरलेस होगा। सो इट इज कलरलेस। इसमें कोई पिगमेंट नहीं है तो ये कलरलेस होगा। कलरलेस मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, जैसे कि पानी का, है ना। कलरलेस मतलब कोई कलर, पानी में कौन कलर होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? ये स्टोर्स न्यूट्रिएंट, यह न्यूट्रिएंट स्टोर करता है।
न्यूट्रिएंट मतलब क्या हो गया, तो जो भी चीज जैसे कि हाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सबको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जिसको कि बॉडी की आवश्यकता होती है बॉडी को ग्रो करने के लिए, चाहे वो बॉडी ह्यूमन का हो, एनिमल का हो या प्लांट का हो। तो उसके लिए जो भी चीज की आवश्यकता होती है उसको ग्रोथ करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है। बेसिकली 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। तो यह इसमें जो होता है लिगोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो ये कलरलेस होता है और इसमें न्यूट्रिएंट स्टोर रहता है। अगर न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर है तो इसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। इसको लिख दे क्या यहाँ पे। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह फिर 3 टाइप का होता है। अगर इसमें ये पे लिख, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है, दिख रहा है, दिख रहा है, दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट और थर्ड होता है इलेयोप्लास्ट। 3 टाइप का हुआ, एक हुआ एमाइलोप्लास्ट, एक हुआ एल्यूरोप्लास्ट, एक हुआ इलेयोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या है, तो अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। अगर इसमें प्रोटीन स्टोर है, प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। और अगर इसमें फैट स्टोर है तो इसको बोलते हैं इलेवोप्लास्ट। देख लो फिर से एक बार। तो प्लास्टिड जो होता है ये केवल प्लांट और यूग्लिना में होता है, एनिमल में नहीं होता है। प्लांट प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल और यह पौधों को ग्रीन कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होता है और यह पौधों को येलो, ऑरेंज, रेड और बाकी सब कलर देने का काम करता है। कोई पिगमेंट नहीं होता है इसलिए ये कलरलेस होगा। और क्या होता है, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर है तो उसको बोलते हैं एमाइलो, अगर प्रोटीन है तो एयूरोप्लास्ट और अगर फैट है इलेवोप्लास्ट। तो ये था प्लास्टिक के बारे में, मतलब इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन इतनी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। बाकी बात 11th क्लास का है और वो फिलहाल 12th के लिए जरूरी नहीं है। ठीक, 5 था ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्जी अपैटस। गोल्जी अपैटस, इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो इसका डिस्कवरी करने का काम किया था कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी अपैटस जो होता है यह इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है। इसका ये जो होता है बना होता है सिस्टर्नी से, मतलब इसमें क्या होते हैं कि ऐसे सिस्टर्नी होते हैं जो डिस्क शेप्ड होते हैं, और ऐसे जो है सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ सिस्टर्नी मिलते हैं तब एक गोल्जी अपैटस बनता है। इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ सिस्टर्नी पैरेलली अरेंज रहते हैं और इनके अरेंज होने से बनता है गोल्जी अपैटस। मतलब गोल्जी अपैटस जो होता है ये ऐसे सिस्टर्नी से बना होता है, लिखते हैं इट consists of disc shaped disc shaped parallelly arranged cisternae which are average 360 in number। मतलब ये जो होता है डिस्क शेप्ड, समझते डिस्क, डिस्क मतलब क्वाइन जो शेप होता है क्वाइन का, सिक्का का,
तो डिस्क के आकार के ये सिस्टर्नी होते हैं जो ऐसे आपस में पैरेलली, मतलब एक के आगे एक ऐसे पैरेलली अरेंज रहते हैं। और ये कितने होते हैं, तो एक जो गोल्जी बॉडी होता है उसमें एवरेज 360, मतलब ठीक है 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज कितना होता है, 360 होता है। बात है कि गोल्जी बॉडी का देखो, मतलब इस तरह से 360 ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं तब एक गोल्जी बॉडी बनता है। ठीक है, इनको बोलते हैं सिस्टर्नी। बात है इसका काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है। गोल्जी बॉडी का काम है, मेन काम, हालांकि इसके बहुत सारे काम, लेकिन मेन जो काम है इसका, जो मुख्य इसका काम है, वह है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब यहाँ से वहां पहुंचाना। है ना, मान लो कि जो ई आर है इंफ्रेक्टिकुलम, अब कोई चीज बन रहा है, अब बन तो गया, ना ई आर जब पढ़े थे तो उसमें क्या देखे, तो देख लो, जब ई आर पढ़े थे देखे थे कि ई आर में क्या होता है, यहाँ पर लिपिड बनता है और यहाँ पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये बन तो गया, लेकिन बनने के बाद इसको अगर पहुंचाना है, यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। तो गोल्जी अपैरेटस का काम है कि चीजों को पहुंचाना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या लिखेंगे, इट ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल इनसाइड सेल। तो सेल के अंदर ये चीजों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो चीजें बन गई हैं, अब इसको मटेरियल मतलब क्या हुआ, जहां भी मटेरियल शब्द है मतलब इसका मेन मतलब प्रोटीन है, कि जो प्रोटीन या लिपिड जो ईआर बना रहे हैं, तो उनको ये ट्रांसपोर्ट करने का, मान लो बन गया, अब जहां जरूरत है वहां पहुंचाना है, तो पहुंचाने वाला काम जो है वो गोल्जी बॉडी करता है। अब होता क्या है, कभी कभी गोल्जी बॉडी में कोई प्रोटीन आकर मान लो जमा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनना थोड़ा सा, किसी गोल्जी बॉडी में कोई प्रोटीन आकर जमा हो गया। अब वो प्रोटीन जमा तो हो गया, लेकिन वो जा नहीं पाती। वो होता क्या है ना कि गोल्जी बॉडी हो गया ये, ठीक, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। उसमें एक साइड से पैकिंग होता है, एक साइड से आता है और एक साइड से वो निकल जाता है, मतलब एक साइड से यहाँ से पैकिंग हुआ, अंदर आया, और यहाँ से जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच गया। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। अब होता है क्या है कि कभी यहाँ के अंदर मतलब प्रोटीन गया, लेकिन अंदर ही रह गया, ये बाहर नहीं निकल पाया, तो उस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर इसके जमा होने से जो है यह गोल्जी बॉडी यह काम करना बंद कर देगा, और धीरे धीरे ये खुद मॉडिफाई होकर कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो जो लाइसोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी से ही बना होता है। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गोल्जी बॉडी जो है इसका काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब प्रोटीन लिपिड जो भी चीज बन रहा है उसको एक जगह से पहुंचाने का काम जो है वो गोल्जी बॉडी का होता है। लेकिन अब हुआ क्या कि कोई चीज इसमें गया लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया, तो उसी में अंदर रह गया, और उस केस में गोल्जी बॉडी जो है यही बनाता है लाइसोसोम और एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, वो एस्पर्म में पाया जाता है, जो मेल गैमिट होता है इसको एस्पर्म कहा जाता है। फीमेल क्या बोलते हैं, एग, मेल के बोलते हैं एस्पर्म। तो जो एस्पर्म होता है उसके ऊपर पाया जाता है एक्रोसोम, तो वो भी बना होता है गोल्जी अपैरेटस का। मतलब कि इट modifies into lysosome एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम के बारे में ठीक है, जब पढ़ाई होगा चैप्टर थर्ड चैप्टर क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहां पर हो जाएगा एक्रोसोम के बारे में। स्पर्म के ऊपर पाया जाता है। तो जो एक्रोसोम है और जो लाइसोसोम है यह बने होते हैं गोल्जी बॉडी के, ठीक है ना। लाइसोसोम क्या है, तो देखे पिछली क्लास में, लाइसोसोम जो होता है सेल ऑर्गेनेल होता है, और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, चीजों को डाइजेस्ट करने वाला, है ना। सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, मान लो लाइसोसोम है, तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक कहने का मतलब क्या होता है, जो चीजों को डाइजेस्ट कर देता है, गला देता है, खत्म कर देता है। जिस कारण से क्या होता है कि कभी सेल जब खुद डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो इसका एंजाइम है वो अपने ही सेल को नष्ट कर देता है, और इसलिए इसको जो है सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि सुसाइड कर लेता है। मतलब क्या होता है, आत्महत्या करना। तो ये आत्महत्या कर लिया, अपने ही सेल को मार देता है जब जरूरत पड़ता है तो ये जो एंजाइम्स इसमें आए हैं, सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। सभी जो एंजाइम होते हैं ये बने होते हैं किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। तो उसी प्रोटीन के जमा होने से इसका काम है प्रोटीन को प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। अब प्रोटीन मान लो जमा तो हो गया लेकिन पहुंच नहीं पाया कहीं, तो उस केस में गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बनता है, एक्रोसोम। कुछ नहीं, इतना याद रखना, लाइसोसोम और एक्रोसोम दोनों बनते हैं किससे, गोल्जी बॉडी से। याद रहेगा नहीं, याद रहेगा।
कि लाइसोसोम और एक्रोसोम दोनों बना होता है किसका? गोल्जी बॉडी से बना होता है। ठीक है, तो ये था गोल्जी बॉडी के बारे में। चलो इतना ही रहेगा, ठीक है, इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आगे। नेक्स्ट क्लास में बचा क्या है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसको रिवाइज करना है, इसका नोट्स बना लेना है और इसको रिवाइज करना है।